गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मॉड्यूल 3.2 यानी कि फाइनल लेक्चर है जो लेक्चर 6 है वो स्टार्ट कर रहे हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग सीरीज का ये फाइनल लेक्चर है और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्टिंग क्लाउड प्रोवाइडर, यानी कि आपको कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर जो है सेलेक्ट करना है और किन बेसिस पे करना है। क्या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर मेरे लिए बढ़िया है या फिर आपका AWS अच्छा रहेगा या फिर गूगल क्लाउड मेरे लिए अच्छा रहेगा। ये हम किन बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे, किस बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, आज हम इस सीरीज में इस मॉड्यूल में पढ़ने वाले हैं। राइट, ये है लर्निंग आउटकम्स। इनमें कुछ चीज़ें हैं, ये भी सबके सब जो है डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें ये यहाँ पे रेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये टेबल ऑफ कंटेंट है। ओके, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप ये टॉपिक्स देख सकते हैं जो यहाँ पे जो है किया गया है, लिखा गया है। आपकी जो है बुक में ये टॉपिक जहाँ भी हैं तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे भी थोड़ा सा इसका लर्निंग आउटकम्स यहाँ हैं। तो आप अपने इसलिए बस एक अकॉर्डिंग ये टॉपिक जो है यहाँ से वीडियो में पढ़ सकते हैं। राइट, उसके बाद है इसमें, तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं हम इसमें। राइट, क्लाउड adoption offers major IT and business benefits to any organization. On the other hand, cloud adoption poses some unique and serious security threats and complications. यानी क्लाउड आने से बेशक IT इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। लाइफ इजी हो गई है इंडस्ट्री में। पहले जो इतना सारा हार्डवेयर हैंडल करना पड़ता था, अभी जो है आपको कुछ भी हैंडल नहीं करना पड़ता है। क्लाउड सब कुछ खुद ही हैंडल करता है। लेकिन आपको क्लाउड में जो हमेशा एक इशू रहा है, जिसमें अभी भी रिसर्च चल रही है, बहुत सारे जो है रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं, वह है सिक्योरिटी। क्योंकि सिक्योरिटी हमेशा खतरे में रहती है। उसका रीज़न यह है कि आपका डेटा कहीं और पड़ा हुआ है क्लाउड पर, और कहीं ना कहीं आपके जहन में ये सवाल रहता है या डर रहता है कि यार कहीं कुछ हो ना जाए। राइट, तो क्योंकि डेटा क्लाउड पे है और आपके पास नहीं है वो चीज़ें, क्योंकि वो क्लाउड पे कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है किसी डेटा सेंटर पे, आपके प्रीमिसेस में नहीं है। तो क्लाउड पे जो सबसे बड़ा इशू आता है वो है सिक्योरिटी थ्रेट्स का एंड उसके जो है कंप्लायंसेस का। राइट, जो सेकंड है, मूविंग द सिक्योर डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू द हैंड्स ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डेटा सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन थेफ्ट एंड हैंस द ऑर्गेनाइजेशन में लॉस और लूज इट्स मार्केट पोजीशन टू इट्स कंपटीटर्स। ऑब्वियसली अगर आपका डेटा चोरी हो जाता है तो कंपनी को तो नुकसान हो गई है, और ऑब्वियसली होगा ही। आपके कंपटीटर्स को भी नुकसान हो सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट में जो आपकी वैल्यू है वो गिरेगी, आपका भरोसा कम होगा, कस्टमर आप पर भरोसा कम करेंगे और दूसरी कंपनी पे जो है ज़्यादा भरोसा करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी को बहुत मेजर बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपकी सिक्योरिटी ब्रीच होती है, सिक्योरिटी में कोई भी किसी भी तरीके का आप कह सकते हैं कि थेफ्ट होता है, चोरी होता है डेटा को, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आज यही सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है कि कौन सा क्लाउड बढ़िया है, कौन सा नहीं है, क्या रीजन्स हैं। राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट। यह है द ब्रीफ अबाउट लर्निंग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो देखते हैं फर्स्ट वन, द मोस्ट फैसिनेटिंग फैक्ट अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर CIOs यानी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स इज द unprecedented freedom that it brings in. Once the decision to embrace the technology has been made, organizations begin to enjoy the no commitment working model of the cloud. देखिए, अगर आपको समझना पड़ेगा, क्लाउड आज की डेट में बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कह सकते हैं हमें टेक्नोलॉजी मिली है, क्लाउड का एक ऐसा रिसोर्स मिला है, आप उसे वर्चुअल मशीन बना सकते हो, आप उस पर जो है स्टोरेज ले सकते हैं, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज। एक बकेट का ही साइज है 5 जो है टेराबाइट का होता है AWS के अंदर। 5 टेराबाइट जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरेज है। तो सर्वर्स जो है, तो क्लाउड पे आप जो है अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो, और आप जो है सर्वर्स बना सकते हो बहुत बड़े और हाई एंड सर्वर, हाई प्रोसेस सर्वर, प्रोसेसिंग सर्वर बना सकते हो। तो क्लाउड पे बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे जो है उसके साथ ही साथ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। राइट, क्या चैलेंजेस है वो हमें देखने हैं। वाइल मेजर्स
pertaining to security compliance and the like can be handled through the journey. The first step toward adopting the cloud start with evaluating the market option for the right cloud provider. Right. The cloud industry today has a tantalizing array of cloud vendors offering infrastructure as a service, as platform as a service, and software as a service solutions. Before we begin exploring the various criteria to be satisfied by the cloud service providers, let us have a look at the top most players in the industry. राइट, तो आपने कौन सा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट करना है, कैसे करना है और कौन से टॉप प्लेयर हैं इस फील्ड में, तो आइए देखते हैं हम वो चीज़ें। ये देखिए कुछ टॉप प्लेयर्स हैं। ये AWS जो है सबसे बड़ा प्लेयर है इस समय मार्केट के, सबसे ज़्यादा जो कस्टमर है वो है AWS के पास, और यही वजह है कि जेफ बेजोस इस समय दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, जो सेकेंड नंबर पे है, राइट, इस समय। और इसका भी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छा है और AWS से भी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इनके पास अवेलेबल जोन और रीजन्स हैं, AWS से भी ज़्यादा रीजन्स इनके पास हैं, यानी कि इनके डेटा सेंटर दुनिया में ज़्यादा जगह मौजूद हैं। इन क्लाउड का जो है इन कंपैरिजन टू AWS, उसके बाद जो नाम आता है वो है गूगल क्लाउड का, जो अभी मार्केट में धीरे धीरे जो है अपनी पकड़ बना रहा है। काफ़ी जगह है बट उतना मतलब पॉपुलर नहीं है। बट गूगल क्लाउड नो डाउट आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कंपटीशन देने वाला है AWS से। इसको जो है उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट जो है, उसके अलावा जो है सेल्सफोर्स एक मार्केट में वो भी बड़ा जो है एक लीडर है। ऑफ़र में जो है ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में बहुत अच्छा लीडर है। और ये जो है आपका जो लास्ट में है अलीबाबा, जो एक चाइनीज़ कंपनी है और जैकमा इसके जो फाउंडर हैं। उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, आपको मालूम है कि जब अलीबाबा अपनी सेल लगाता है तो जैसे सिंगल डे सेल, उसमें ये 8 से 10 मिनट में ही अपने अरबों रुपए की सेल कर देते हैं और घंटे भर में इसके अंदर जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं। 1 घंटे के अंदर इन्होंने अरबों रुपए की सेल करके रिकॉर्ड बनाया था, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो ये भी एक मार्केट में इंटर कर रहे हैं अलीबाबा। ये जो है अपने आप में एक बहुत ही चैलेंज देने वाले हैं। ये सभी है क्योंकि ये सब के सब एक चैलेंज क्रिएट करने वाले हैं। इंडिया के अंदर इनका डेटा सेंटर बन गया है मुंबई में। तो लेट्स सी कि कब से ये मार्केट में जो है बाकी लोगों को एक अच्छा कंपटीशन देना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखना है हमें कि देखना होगा। तो ये टॉप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, और ये सारे के सारे ही पब्लिक क्लाउड हैं, राइट। तो पब्लिक क्लाउड ऑफरिंग जो है आपको देते हैं, कोई भी इन सर्विसेज को ले सकता है और किसी भी तरीके से सर्विस, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, आप इनसे सर्विस जो है ले सकते हैं, राइट। तो इनमें कुछ खासियतें हैं, जैसे कि AWS है मार्केट लीडर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस ऑफरिंग में माइक्रोसॉफ्ट है। तो ये भी जो है काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, जैसे कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस आपको प्रोवाइड कराता है। साइड बाय साइड सॉफ्टवेयर एज सर्विस भी माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कराता है आपको। जो है ये गूगल है, गूगल का स्टोरेज बहुत फेमस है। गूगल स्टोरेज के लिए उसके स्टोरेज के लिए फेमस है, और हालांकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ऑफरिंग भी देता है, राइट। उसके बाद जो है आपका इसमें सेल्सफोर्स है, राइट। सो जो सेल्सफोर्स पे आपका, जैसे कि आप जानते हैं कि माइक्रो सॉफ्टवेयर सर्विस जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस है, और इसका भी एक आप ये कहें कि RM सॉल्यूशन भी जो है बहुत फेमस है। रेड हैट ओपन शिफ्ट मार्केट में नया है, कुछ ही साल पहले जो है इंटर किया है, और एक ओपन सोर्स जो है आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइडर है, और ये भी जो है काफ़ी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, राइट। उसके बाद जो आपका IBM भी मार्केट में है, बट फेमस नहीं है। अलीबाबा भी नया है, लेकिन होपफुली इसकी जो पोजीशन है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है 3rd नंबर पे आ जाएगी। गूगल नीचे आ जाएगा और अलीबाबा ऊपर आ जाएगा, राइट। सो इनमें प्रोबेबली हो सकता है। तो तीसरे नंबर पे अलीबाबा आने के चांसेस पूरे हैं अगले 2 से 3 साल में, राइट। तो ये जो है टॉप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। आपको याद होना चाहिए कि आपको जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के नाम बताएं या फिर पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के नाम बताओ, तो आपको यही नाम जो है बताने हैं, राइट। में हालांकि आप IBM हटा सकते हैं क्योंकि IBM बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, राइट। नेक्स्ट है हमारा कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टिंग अ क्लाउड सॉल्यूशन। आपने जब भी क्लाउड सॉल्यूशन लेना है किसी भी वेंडर से, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट से लेते हैं, चाहे AWS से लेते हैं, चाहे आप गूगल से लेते हैं,
आपने किन बातों का ख्याल रखना है या ध्यान रखना है, ये जो वो पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखनी है। बिजनेस कंसिडरेशन, डेटा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इंटर ऑपरेटिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन, सर्विस लेवल कंसिडरेशन, प्राइसिंग एंड कमर्शियल्स, होस्टिंग एंड जियोग्राफिकल कंसिडरेशन, कंटीजेंसी एंड रिकवरी मैनेजमेंट, एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कंसिडरेशन। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इस समय चूज करना है कौन से सर्विस प्रोवाइडर, उसके साथ साथ ये सारे सॉल्यूशन भी आपको सेलेक्ट करना है। जब भी आप अपना क्लाउड सॉल्यूशन लेना है, इनको जो है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, तो डोंट वरी। सबसे पहले आते हैं बिजनेस कंसिडरेशन पे। बिजनेस कंसिडरेशन का सिंपल सा मतलब है कि पहले आपने ये देखना है कि यार मेरी ज़रूरत क्या है। अगर मुझे सॉफ्टवेयर एक चलाना है, मेरी एक एप्लीकेशन मुझे चलानी है क्लाउड पे, तो फिर मेरे लिए आई थिंक सेल्सफोर्स बेस्ट होगा, बिकॉज सेल्सफोर्स सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट स्टोरेज है तो गूगल मेरे लिए बेस्ट होगा। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हो तो मुझे वर्चुअल मशीन चाहिए, मुझे कुछ सर्वर्स चाहिए विंडो के, तो मेरे ख्याल से माइक्रोसॉफ्ट एज्योर मेरे लिए बेस्ट होगा, राइट। तो या फिर मेरे लिए AWS बेस्ट होगा। तो बिजनेस जो है कंसिडरेशन मैटर करता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग मुझे क्लाउड वेंडर जो है एक्ट करना पड़ेगा, राइट। इफ़ यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन इन ए स्पेसिफिक मार्केट वर्टिकल सच एज हेल्थ केयर, बैंकिंग और रिटेल, it is recommended to choose a cloud service provider with vast experience and expertise in the same industry। देखिए, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर आप हेल्थ केयर, बैंकिंग, कोई भी सेक्टर में आप काम करते हो, सपोज आपके खुद का एक बैंक है और आप बैंक के लिए आप एक क्लाउड वेंडर ढूंढ रहे हैं, तो आप उस वेंडर को प्रपोज करिए जिसने ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में काम किया है, जिसके पास प्रोजेक्ट्स रहे हैं बड़े बड़े, जिसका प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छा है और रिकॉर्ड अच्छा है, जिसने सिक्योरिटी अच्छी दी है। और उस वेंडर को प्रीफर करें, बजाय इसके कि आप किसी ऐसे वेंडर को प्रीफर कर रहे हैं कि जो आपको सस्ता ऑफ़र दे रहा है, मार्केट में सस्ता प्रोडक्ट आपको दे रहा है कि हाँ ठीक है मैं आपको औरों से सस्ता प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आपको एक्सपीरियंस कोई नहीं है बैंकिंग फील्ड का। तो आप इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए, आप हमेशा उसी वेंडर को सेलेक्ट करिए जिसको प्रीवियस एक्सपीरियंस हो और आप उस फील्ड में काम करने का जो है एक्सपीरियंस आपको है, राइट। तो बिजनेस कंसिडरेशन एक बहुत जो है कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। उसके बाद दूसरा फैक्टर है वो है डेटा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यार ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका डेटा ही सिक्योर नहीं है तो फिर बेकार है क्लाउड पे जाना, राइट। तो वर्किंग विद अ ट्रस्टेड क्लाउड प्रोवाइडर is the key to managing the various security, compliance and regulatory issues that arrive within the cloud. The cloud service provider must address each of these criteria with solutions that are in adherence with the requirement of the business as well as the industry। तो देखिए, आपके डेटा सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को इन चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा और आपको वह सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा जो आपके लिए बेस्ट है। या हो सकता है बैंकिंग सिस्टम के लिए अलग सिक्योरिटी की ज़रूरत हो और हेल्थ केयर के लिए अलग सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। आप सबको सेम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हर लेवल पे जो है अलग सिक्योरिटी, हर एप्लीकेशन के लिए जो है अलग सिक्योरिटी टाइप की ज़रूरत पड़ेगी। तो वेंडर को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को इन चीज़ की समझ होनी चाहिए कि आपके डेटा सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जिस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ या जिस पे मैं माइग्रेट करने वाला हूँ, अपने डेटा को लेकर जाने वाला हूँ, वो डेटा सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करने वाला है, सेफ्टी के लिए उनके पास क्या हैं, क्या फीचर्स हैं, राइट। तो आप इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। नाउ थर्ड पॉइंट इज, फिर तीसरा है, वाइल चूजिंग अ क्लाउड सर्विस वेंडर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो नीचे कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं। कोई भी अगर आप क्लाउड जो है वेंडर सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो AWS हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर या फिर चाहे वो गूगल क्लाउड क्यों ना हो, तो आपने इन पैरामीटर जो है यहाँ पे दिए हुए इन पैरामीटर्स को भी आपको ख्याल रखना है, जैसे कि रेगुलेटरी कंप्लायंस है, राइट। रेगुलेटरी कंप्लायंस जो फर्स्ट है, इसका मतलब ये है कि कंपनी के कायदे कानून क्या है। ऐसा ना हो कि कंपनी बताती है कुछ और बोलती है कुछ, बाद में जो है कहीं नहीं जो चीज़ें मिलती हैं। ये देखिए डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है साफ साफ कि आप
जो है हम पे जुर्माना नहीं लगा सकते, या आप 2 साल से पहले छोड़ के नहीं जा सकते जिस जिस वेंडर को आप सेलेक्ट करते हैं क्लाउड पे। तो जो है इस तरह की चीज़ें जो है हिडन नहीं होनी चाहिए। रेगुलेटरी कंप्लायंस आपको पता होनी चाहिए उस वेंडर से, ताकि बाद में कोई किसी तरह का दिक्कत ना आए, राइट। उसके बाद है आपका सेग्रीगेशन ऑफ डेटा इन मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट, राइट। तो सेग्रीगेशन ऑफ डेटा का क्या मतलब है? सेग्रीगेशन ऑफ डेटा का मतलब है कि आपका जो डेटा है, भले ही देखिए क्लाउड में मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट होता है। मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि एक होस्ट और उसके ऊपर बहुत सारे वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रहे हैं, दैट इज़ मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट। तो ऑब्वियसली कि आपका एक सर्वर चल रहा है, किसी दूसरे कंपनी का भी जो है सर्वर चल रहा है, लेकिन वो आपसे क्या बोलते हैं, आपस में बात नहीं कर रहे होंगे, राइट। तो एग्रीगेशन जो है, सेग्रीगेशन ऑफ डेटा एंड मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट का मतलब है कि आपका डेटा जो है आइसोलेट होना चाहिए, दूसरे से उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए दूसरे सर्वर के साथ या दूसरी वर्चुअल मशीन के साथ, राइट। तो आपका डेटा बिल्कुल जो है आइसोलेट होना चाहिए। उसके बाद आता है डेटा रिकवरी। तो यार क्लाउड वेंडर के पास डेटा रिकवरी के क्या क्या ऑप्शन है, ये ज़रूर आप उनसे पूछें जब भी आप उस वेंडर को सेलेक्ट करें या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को सेलेक्ट करें, राइट। उसके बाद है आपका एक्सेस प्रिविलेजेस। एक्सेस प्रिविलेजेस का ये आपको मालूम होनी चाहिए, लॉजिकल लेवल पे क्या प्रिविलेज आपको मिली हुई है, फिजिकल लेवल पे आपको क्या प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, क्या आप उनके डेटा सेंटर को विजिट भी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर क्या वर्चुअल मशीन को कोई और भी एक्सेस ले सकता है ज़रूरत पे, ये सारे प्रिविलेजेस आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका पोर्टेबिलिटी ऑफ डेटा फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी। देखिए अगर कल को किसी डिजास्टर आ जाता है, सपोज कि भूकंप आ जाता है, डेटा सेंटर पूरी तरह से जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, उस केस में क्या मैं अपने डेटा को माइग्रेट कर सकता हूँ? क्या मैं अपने डेटा को हार्ड डिस्क में जो है या बड़े बड़े जो स्टोरेज होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उनमें स्टोर करके ले जा सकता हूँ? क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज है आपके पास कि मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा सेंटर जो है सारा डेटा निकाल के वहाँ से और एक हार्ड डिस्क में और मैं बाहर ले जाना चाहता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पोर्टेबिलिटी ऑफ डेटा इज पॉसिबल और नॉट? तो भी आपको जो है ये चीज़ें उनसे पूछनी पड़ेंगी। उसके बाद आता है आपका डेटा प्रोवेनेंस। डेटा प्रोवेनेंस का मतलब ये है कि आपका डेटा वैलिड है और डेटा पे कोई ऐसा तो जो है नहीं है कि डेटाबेस में जो छेड़छाड़ भी कर सकता है। तो डेटा का आप कितना जो है इम्पैक्ट है, या डेटा के साथ जो भी डेटा भेजा गया है वो एज इट इज़ होनी चाहिए। उसमें जो है रिपोर्टिंग जो है ये इम्पॉर्टेंट है, रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रिपोर्टिंग होनी चाहिए। आपको जो है रेगुलर रिपोर्ट मिलती रहनी चाहिए कि कितने थ्रेड से अटैक आए थे, कितने उन्होंने रोक दिया, ब्लॉक कर दिया, कितनों को जो है ये ब्लॉक नहीं कर पाए थे। रिपोर्ट जो है भी वेंडर को आपको देनी पड़ेगी। नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बात होगी। डेटा जो है इंक्रिप्शन, तो ये तो सिक्योरिटी का ही पार्ट है और इनके लिए वेंडर का क्या क्या काम कर रहा है आपको मालूम होना चाहिए, राइट। तो ये सब कुछ पैरामीटर्स हैं। जब आपको वेंडर सेलेक्ट करना है तो इन पैरामीटर्स को जो है आपको उनसे डिस्कस करना चाहिए और उसके बेसिस पर ही आपको वेंडर्स को जो है सेलेक्ट करना चाहिए, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। सो ये है सर्विस लेवल कंसिडरेशन। इसे सर्विस लेवल एग्रीमेंट भी कहा जाता है, SLA जो होता है एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट। उसके बाद जो है इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है लास्ट स्लाइड में भी मैंने लास्ट मॉड्यूल भी मैंने जो डिस्कस किया था। मतलब इसका यह है कि यार आपको ये जो सर्वर हैं वो कितने टाइम तक अब मिलेगा, राइट। कितना आपको सर्वर अवेलेबल मिलता है, कितने टाइम के लिए। सपोज 100 घंटे जो है आपको सर्वर जो है वो 100 के 100 घंटे अवेलेबल मिला है, 1 सेकेंड के लिए भी डाउन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जो अप टाइम है वो कितना है, 100% है। अगर वो 1 घंटा सर्वर डाउन जाता है 100 घंटे में से, तो आपका अप टाइम जो है कितना है, 99% है। तो इस तरीके से आप निकालोगे कि यार मेरा सर्वर जो है कितना अप रहता है, कितना डाउन रहता है। तो जितना अच्छा होगा कि आपके मतलब कि सर्विस उतनी ही अच्छी जो है उस सर्विस प्रोवाइडर की होती है। उस हिसाब से आपको जो है उनसे SLA जो है सर्विस एग्रीमेंट पे सेलेक्ट करना है और इस सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। When determining the service level of the cloud vendor, there are essentially 3 factors to be considered: availability, performance and reliability.
Availability of the service is determined by the number of nines mentioned in the SLA. Cloud service provider generally promise their availability by guaranteed uptime of 99.9% or 99.99% uptime for an entire year. That's good one. While availability of the service is crucial, the speed at which it is handled the business critical operations has a direct impact on the business outcome, and the reliability of a cloud vendor is determined through its transparency its operations. सिंपल सी बात है, इन्होंने सिर्फ ये बात बताने की कोशिश की है कि कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको कोशिश करता है बेहतर सर्विस देने की, जिसके लिए वो आपको एसएलए प्रोवाइड करता है जो कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट प्रोवाइड कराता है जिसमें वो आपको जो गारंटी टाइम देगा वो 99.9 से लेकर 99.999% तक होगा रहेगा। 99.9 से मतलब है कि अगर आपका ये 100 घंटे का जो है सर्वर 100 घंटे चल रहा है, 99.9 से मतलब है कि अगर आपका 100 घंटे का सर्वर 100 घंटे चल रहा है तो 99.9 का मतलब हो गया कि आपका सर्वर जो है वह लगभग 5 मिनट आपका डाउन रहेगा। तो पूरे साल में आई थिंक 5 या 10 मिनट इसमें आना चाहिए डाउन टाइम, राइट। तो 10 मिनट के आसपास आएगा तो 10 मिनट आपका जो है सर्वर डाउन रहेगा, तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो आपने कैलकुलेट करनी है। तो सर्विस लेवल जो है कंसिडर हर जो है क्लाउड वेंडर आपको जो है इस लेवल का एग्रीमेंट देता है। जनरली सभी क्लाउड वेंडर, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो, चाहे वो अमेजन वेब सर्विसेज AWS का हो, चाहे वो गूगल क्लाउड का है, सभी के पास सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है उसके बेसिस पे ही। लेकिन आपको ये याद रखना होगा, अगर 99.9% का अप टाइम जो है आप गारंटी लेना चाहते हैं तो इसके लिए कम पैसे देने पड़ेंगे, और 99.99 का अप टाइम के लिए अगर गारंटी आप लेते हैं तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, राइट। क्योंकि इसमें जो है आपको अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा मिल रही है, उससे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, ज़्यादा क्रूशियल होगा आपके लिए। अगर ये आपने ये वाली सर्विस ली है तो आपको ज़्यादा आपकी आप ही जो है केयर करेंगे, बिकॉज आपने ज़्यादा जो है पे किया है इस सर्विस के लिए, तो सर्विस लेवल जो है कंसिडरेशन उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप क्लाउड जो है सर्विस जो है क्लाउड सर्विस या क्लाउड वेंडर को आप जो है सेलेक्ट करेंगे, राइट। उसके बाद है प्राइसिंग स्ट्रक्चर एंड कमर्शियल्स। देखिए प्राइसिंग स्ट्रक्चर वरी करता है, AWS का प्राइसिंग स्ट्रक्चर अलग है, माइक्रोसॉफ्ट का अलग है, गूगल क्लाउड का भी अलग है। जो मार्केट में नए हैं, जिसने कम काम किया है, ऑब्वियसली वो आपको जो है सस्ता भी देगा और सस्ती सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराएगा, लेकिन सिर्फ आपको सस्ता ही देखना है। आपको ये भी देखना, सस्ता ही नहीं देखना बल्कि आपको ये भी देखना है कि आपका डेटा अवेलेबल कितना टाइम रहता है, आपको सिक्योरिटी कितनी अच्छी है वो क्लाउड जो वेंडर का, आप मार्केट में हैं रिस्पॉन्स कैसे है, मार्केट में जो है इसकी इमेज कैसी है। तो नहीं है कि उस पर अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं और डेटा लीक होने की खबरें आती रहती हैं। उस वेंडर से ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है प्राइस इन स्ट्रक्चर भी मैटर करेगा। देखिए प्राइस इन स्ट्रक्चर के बारे में एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि कोई हिडन कॉस्ट जो है नहीं होनी चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा ना हो कि वो जो है आपको बोलें कि ठीक है आप क्लाउड पे आ जाओ, बहुत अच्छा आएगा, 10,000 का खर्चा आएगा महीने का, लेकिन 10,000 उसने जो है बेस प्राइस आपको बता दिया, पता चला जब आप क्लाउड पे गए तो वहाँ पे आपका 90,000 का खर्चा आ गया या फिर 1,00,000 रुपये हो गया हर महीने का। आप बोलोगे यार आपने 10,000 रुपये बताया था खर्चा, लेकिन 90,000 जो है, वो बोलेंगे सर ये तो जो है मैंने आपको बेस प्राइस बताया था 10,000 से, तो स्टार्टिंग है ये 10,000 का प्राइस जो बेस प्राइस है। हमारी आपसे जो सर्विस लिया उसको तो 90,000 खर्चा आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो जो है इस स्टार्टिंग में ही आपको बता दें कि खर्चा कितना आएगा आपको, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन का सब कुछ जो है समझने के बाद वो आपको एग्जैक्ट फिगर बता दें कि भैया इतना खर्चा आने वाला है। अप्रॉक्सीमेट फॉर कॉस्टिंग जो होती है वो हिडन कास्ट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके के, राइट। तो द प्राइसिंग ऑफर्ड बाय अ वेंडर में डिपेंड अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक सिक्योरिटी लेवल, स्टोरेज स्पेस एंड सो ऑन। इन एनी केस ऑफ द प्राइसिंग मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड मस्ट नॉट कैरी एनी हिडन कॉस्ट, राइट। सो अगर आपको जो है अच्छी सिक्योरिटी दे रहा है जो भी मतलब है आपका कह सकते हैं, ज़्यादा स्टोरेज दे रहा हो, तो ऑब्वियसली प्राइस भी ज़्यादा रहेगा। तो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगला है हमारा जियोग्राफिकल कंसीडरेशन।
इसका मतलब ये है, अभी जैसे हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आज आप जो डेटा है आपका, वो हमारे कस्टमर का डेटा है, वो अब जो है बाहर नहीं जा सकते। हमारी जो बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है वो बाहर नहीं जाएगी, आधार कार्ड का जो डेटा है वो बाहर नहीं जाएंगे। इंडिया से बाहर ये जो है इन्फॉर्मेशन हम नहीं जाने देना चाहते। वाई? बिकॉज आपका इन्फॉर्मेशन, अगर आपके इन्फॉर्मेशन अमेरिका में पड़ी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट के जो है अमेरिकन कंपनी है, उसने कहा कि ठीक है जी आप क्लाउड सर्विस ले रहे हो, ले लो। उन्होंने आपका डेटा जो अमेरिका में स्टोर करा दिया। अब अमेरिका से आपको डेटा जो है मंगाना है कि मैं चाहता हूँ कि हमारा डेटा हमारे पास आ जाए इंडिया में, मेरा डेटा अमेरिका में रहे या फिर अमेरिका में रहे, वो कहेंगे कि नहीं जी। अब तो अमेरिका का रूल है कि जो डेटा अमेरिका में आ गया है वो इंडिया में वापस नहीं जा सकता, इसी डेटा सेंटर में रहेगा। आपको एक कॉपी तो अमेरिका में रखनी होगी या रखनी ही पड़ेगी, तो ये कंसिडरेशन है या ये कंडीशन हो जाती है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कंपनी के रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, क्या वो कंपनी के काम जो कर रही है उसके लिए उन्होंने किसी कोई ऐसा जो है क्लॉज तो नहीं बनाया हुआ है, कोई ऐसा रूल तो नहीं बनाया हुआ है। तो अपने एग्रीमेंट जो है वो परफेक्ट आपको चेक करनी है। तो जब भी हम चाहें आपका डेटा देख सकते हैं या फिर अमेरिका जो है ले जा सकते हैं, अमेरिका के स्टोर में जो है जहाँ पे डेटा सेंटर वहाँ स्टोर कर सकते हैं। ऐसा कोई हिडन रूल नहीं बना हुआ है। उनका यह सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको कि ये वेंडर मेरा डेटा कहाँ स्टोर करेगा, या क्या मैं उस डेटा को इंडिया में ही जो है रख सकता हूँ, मेरा डेटा कहीं जो है कभी बाहर ना जाए, मेरा डेटा कभी कहीं और जो है लीक ना हो। इन सारी चीज़ों की जो है इंश्योरिटी जो है, सिक्योरिटी जो इंश्योर करनी आपको पड़ेगी। तो जियोग्राफिकल जो है कंसीडरेशन का मतलब ये है कि आपको जो है ये भी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका डेटा कहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं आप। देखिए एज्योर की जगह जगह दुनिया में 52 कंट्रीज में इनका डेटा सेंटर बना हुआ है, राइट। इंडिया में भी आप कहते हैं कि यार मुझे मेरा डेटा इंडिया में नहीं रखना है, मुझे मेरा डेटा कनाडा में रखना है, मैं कनाडा में ज़्यादा भरोसा करता हूँ, मेरा डेटा ज़्यादा सिक्योर रहेगा, तो ऑब्वियसली आप कनाडा में भी अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। क्लाउड का ये बेनिफिट है कि लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जितना दूर अपने डेटा को स्टोर करेंगे खुद से उतना ही जो है स्लो रिस्पॉन्स आएगा उनसे। सपोज आपकी कोई वेबसाइट है, आप वेबसाइट चला रहे हो इंडिया में बैठ के, आप ये कस्टमर जो आपके कस्टमर है सारे इंडिया के हैं और वेबसाइट आपने कनाडा में बनाई हुई है जो इसका डेटा सेंटर है, तो ऑब्वियसली कनाडा के क्लाउड में जो स्टोर की हुई है, तो इंडिया के कस्टमर जब भी उस वेबसाइट को ओपन करने की या कोशिश करेंगे तो उनको जो उस वेबसाइट से देर से रिस्पॉन्स आएगी, थोड़ा डिले लेटेंसी जो बोलते हैं, डिटो लेटेंसी होगी उसमें, लेटेंसी प्रॉब्लम। तो रीज़न क्योंकि वो स्टोर ही इतनी दूर की हुई है कि आपको वहाँ याद रखना है कि आपका डेटा सेंटर दूर है। अगर आपकी एप्लीकेशन इंडिया में ज़्यादा चलती है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो है इंडिया में ही उसका डेटा सेंटर स्टोर कराएं डेटा सेंटर में, राइट। तो वो ऑप्शन आपको मिलता है क्लाउड पे। जब भी आप कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, आप किस लोकेशन पे इसे क्रिएट करना चाहते हैं, इंडिया में करना चाहते हैं या कनाडा में करना चाहते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आपको जो है देता है। योर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में कैरी आउट डेटा अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन इन वेरियस जियोग्राफिकल रीजन टू मिटिगेट रिस्क सच एज लोकलाइज्ड आउटेज, सर्विस लेटेंसी एंड इंक्रीज्ड कॉस्ट। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आप एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपके डेटा को बाहर भी लेके जा सकता है, आपकी मर्जी के बगैर भी ले जा सकता है, बिकॉज उसने कहीं ना कहीं जो एग्रीमेंट में लिख दिया होगा ऐसा, तो आपको खतरा जो है हो सकता है। तो आपने ये सारी चीज़ें उससे जो है डिस्कस करनी है, राइट। Enterprises must learn about the different location of their data as the law governing the storage and use of data vary with different jurisdictions। तो हर कंट्री के अपने कायदे कानून हैं। जैसे इंडिया ने बताया है कि इंडिया से बाहर निकली जा सकती है, तो बहुत सारी कंपनीज के जो आ रही हैं तो फिर हम इंडिया के काम जो है काम नहीं करेंगे इंडिया में। तो ऐसे ही चाइना के रूल्स हैं, चाइना गूगल को अलाउ नहीं करता है, फेसबुक को अलाउ नहीं करता है। चाइना ने बैन कर दिया कि गूगल फेसबुक पे उनका कहना है कि भाई आप हमारा डेटा बाहर नहीं ले जा सकते, ले जाओगे तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम आपकी जो एंट्री है वो नहीं होने देंगे, वो बैन कर देंगे, हमारा डेटा बाहर नहीं जाएगा। अगर आप ये गारंटी दे दो गूगल को जो कि चाइना का डेटा चाइना से बाहर नहीं ले जाएगा, तो मैं चाइना को जो है काम करने दूंगा
मतलब गूगल को यहाँ चाइना में काम करने दूंगा, तो गूगल को जो है इन सब चीज़ों को मतलब उनको तो ये सब एग्री नहीं थे वो लोग, तो ऑब्वियसली वो जो है बैन करेगा ही करेगा। चाइना में तो जो है गूगल ने साफ साफ ही मना कर दिया, तो चाइना ने उसको कम्प्लीटली अब ये कहें बैन ही कर दिया, राइट। तो ये कंट्रीज जो हैं, कुछ कंट्रीज़ के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, हर कंट्री के अलग अलग कायदे कानून हैं, उनके हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा कि आप जो क्लाउड ले रहे हो, जिस कंट्री में आप जो है ले रहे हो, वहाँ के आईटी लॉज क्या हैं, वहाँ के साइबर लॉज क्या हैं, या क्या किया है उसके बारे में, तो उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी जो है होनी चाहिए, राइट। Organization that wish to limit the geographical location on any of the above basis must practice care while choosing their cloud providers। तो आपको कहीं ना कहीं जब भी आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट करेंगे तो जियोग्राफिकल लोकेशन का भी ख्याल रखें कि किस रीजन में क्रिएट होगा या करना है, किस रीजन में क्लाउड में जो है इसकी क्लाउड सर्विस लेने से मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिकॉज रीजन वाइज जो सर्विसेज भी कई बार जो है अलग अलग होती है, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, अभी हमारा है कंटीजेंसी एंड रिकवरी मैनेजमेंट। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप कोई तूफान आ जाता है, अगर कोई अर्थक्वेक आ जाता है और कोई बाढ़ आ जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है जो है अनप्रेडिक्टेबल है, अचानक से कुछ हो जाता है, मेरे पास डिजास्टर रिकवरी के ऑप्शन क्या हैं कि क्या मेरा डेटा जो है वो पूरी तरीके से एक लॉस जो है हो जाएगा, कि अभी चीज़ होती, अगर ऐसा कुछ डिजास्टर होता है तो ऑब्वियसली लॉस होगा, डेटा सेंटर उड़ता है तो, या मेरे डेटा रिकवर हो जाएगा। तो इसके लिए भी अपने क्लाउड वेंडर से बात करनी पड़ेगी कि भाई अगर जो है कल को कोई तूफ़ान आ जाए, तुम्हारा डेटा सेंटर जो है वो टूट जाए, तबाह हो जाए, तो उस तुम्हारे पास क्या तरीके हैं, कितने तरीके के दूसरा तरीका जो मेरा डेटा वापस लाने का है। तो वो बोलेंगे जी मेरी एक कॉपी जो है इंडिया में जो है स्टोर है और दूसरी कॉपी अमेरिका में स्टोर है, तो इंडिया में अर्थक्वेक आएगा, अगर आ जाता है तो मेरा डेटा जो है सेंटर टूट गया तो अमेरिका से भी मैं आपको जो है रिकवर करा दूंगा। तो ये तरीके की जो है सिचुएशन होती है, तो आपको जो है क्लाउड वेंडर से पूछना पड़ेगा कि यार आपने किस तरीके की जो है डिजास्टर रिकवरी सोल्यूशन मुझे प्रोवाइड कराएंगे। और कुछ भी ऐसा होता है, बाढ़ आ जाती है तो तूफान आ जाता है, या फिर आपका डेटा सेंटर में या मेरा डेटा लॉस हो जाता है, वहाँ से डेटा सेंटर से तो आप जो है मुझे कैसे जो है रिकवर करके दोगे, राइट। तो हर कंपनी के पास, हर क्लाउड मैटर प्रोवाइडर्स के पास डिजास्टर रिकवरी ऑप्शन होता है, जिसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, और उसमें एक आपका डेटा एज इट इज डेटा जो है रिप्लिकेट करते रहते हैं, रिप्लिकेशन होता रहता है, दूसरी जगह जो है आपकी होती रहती है। आपने यहाँ जो भी काम किया उसकी एक कॉपी जो है दूसरे रीजन में क्रिएट हो रही होती है, और जिससे कि ये होता है कि अगर कल को यहाँ का डेटा लॉस भी हो गया पूरे तरीके का पूरा, तब भी आप वहाँ से डेटा एक्सेस कर सकते हैं और उसका आपका खुद का कोई नुकसान नहीं होगा, राइट। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो इस फैक्टर को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि रिकवरी के लिए क्या ऑप्शंस हैं क्लाउड वेंडर्स के पास, और क्लाउड वेंडर आपको क्या ऑप्शन दे रहा है, तो आपको ये भी उनसे पूछना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये है आपका एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन। उसके बाद जो एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन है, इसमें क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग comes with significant ethical and legal consideration, and organization must acknowledge them to have a smooth relationship with the service provider and to ensure that there is no financial loss in the form of legal penalties। देखिए इसमें एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन में सिर्फ इतना ही है कि कल को कंपनी ये कहती है सारा जो यार मेरा डेटा लॉस हो गया, कंपनी की कोई अटैक हुआ और मेरा डेटा लॉस हो गया और मेरे सारे कस्टमर मुझे छोड़ के चले गए, मेरी कंपनी जो है बंद होने की कगार पे आ गई है, तो मैं बर्बाद हो गया। तो उसकी गलती की वजह से क्लाउड वेंडर जो है कि गलती की वजह से जिसने अच्छी सिक्योरिटी मुझे नहीं दे पाया और मेरा सारा डेटा लॉस हो गया, तो ऐसे में लीगल एस्पेक्ट क्या हैं, क्या मैं उस पर कोई लीगल केस कर सकता हूँ, ये चीज़ें क्या हिंदुस्तान में कानून ऐसा है कि वो जो है कि मैं उन पे केस कर सकूँ, या बजाय जो है बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट मेरी अमेरिकन कंपनी है, राइट, क्या हम उस पे केस कर सकते हैं। तो लीगल जो है कंसिडरेशन आपको मालूम होने चाहिए कि क्या इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर कंट्रोल है कि नहीं, या माइक्रोसॉफ्ट जो आपका AWS जो है इस पर, या क्या उन्होंने अपने एग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा है कि हाँ आप जो है हम पे केस कर सकते हैं अगर कोई कल को हम आपको जो है अपना वादा जो है जो प्रॉमिस किए वो पूरा नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आप
जो फेल्योर केस में या फिर ऑफ फेल्योर ऑफ सिक्योरिटी या प्राइवेसी, इस अगर कोई आपका सिक्योरिटी में फेल्योर होता है या प्राइवेसी में कोई फेल्योर होता है या आप उन पे केस कर सकते हैं इन सब केसों में, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। आपको इंडिया के कायदे कानून मालूम होने चाहिए, फिर उस कंपनी के रूल्स रेगुलेशन मालूम होने चाहिए कि वहाँ पे जाने से क्या हो सकता है इन सब केसों में। एग्रीमेंट के की एक लाइन आपकी पड़ी हुई होनी चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में जो है कुछ गलत होता है तो आप उन पे जो है उनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकें, राइट। तो एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन भी आपको ध्यान में रखनी है जब आपको जो है क्लाउड सेलेक्ट करेंगे, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपके साथ ये फ्यूचर में अगर कभी आपकी जैसे कि कंपनी ग्रो करती है तो क्या वो क्लाउड वेंडर आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हाँ आप अपनी स्टोरेज बढ़ा सकते हो। अभी अगर आपके पास 500 GB का चीज़ स्टोरेज लिए हो तो या फ्यूचर में आप उससे 5000 GB भी कर सकते हैं, 10,000 GB भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। तो आप अपने 4 सर्वर लिए हैं, आप कल को जो है 10 भी कर सकते हैं, उन्हें बढ़ा करके आप जो है 20 भी कर सकते हैं। क्या ये स्केलेबिलिटी वेंडर मुझे प्रोवाइड करा रहा है, या वो ये कहता है कि नहीं अगर आप आज 4 सर्वर ले लिया है तो 4 ही रहेंगे यार, उसके लिए 8 नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको पता करनी है क्लाउड वेंडर को सेट करते टाइम कि क्या स्केलेबिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। बट मैं आपको बता दूँ कि सभी क्लाउड वेंडर्स स्केलेबिलिटी जो है प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं, उन पर फ्लेक्सिबल होते हैं। तो सभी ये जो है अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आप फ्यूचर में अभी आपने कम स्टोरेज लिए हैं बट फ्यूचर में आप जो है इसके एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट। आप अपने कम सर्वर लिए हुए हैं, फ्यूचर में आप उन्हें एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी सभी क्लाउड वेंडर्स में मिलती है, राइट। तो ये आपका जो है हो गया स्केलेबिलिटी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्लाउड कंप्यूटिंग स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्लाउड के लिए बड़ी ही फेमस हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। अब ये जो है बड़ी फेमस है, NIST बहुत ही फेमस है, जिससे कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन पूरी दुनिया में चलती है क्लाउड की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो है क्लाउड सिक्योरिटी जो है अलायंस है, उसके बाद जो ओपन ग्रिड फोरम्स है, फिर आप ओपन क्लाउड कंजोर्टिज्म है। सो ये हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं बट इन्हें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने देख लीजिए ताकि आपको ऐसा न लगे कि कुछ नया है। बट NIST फेमस है, US का है, जो क्लाउड के लिए स्टैंडर्ड डिज़ाइन करते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये आपका कुछ प्रैक्टिकल इशूज़ हैं जो भी आते हैं या आपके क्लाउड लेने पे जनरली जो इशूज आते हैं क्लाइंट साइड से, वो क्या हो सकते हैं। Once you have chosen the right cloud vendor and equipped yourself with the right expertise for the cloud, here is a list of practical issues to be remembered to make the cloud journey as smooth as possible। देखिए यहाँ पहला तो प्रॉपर नेगोशिएशन ऑफ द सर्विस लेवल एग्रीमेंट है। तो एक नेगोशिएशन आप कर सकते हैं कि भाई आप बड़ा ज़्यादा चार्ज कर रहे हो तो 99.9 के लिए एक काम करो, थोड़ा रेट जो है कम करो, या मुझे इसी रेट पे 5 टाइम जो है 99.99% का सर्विस लेवल एग्रीमेंट आप मुझे प्रोवाइड करा दो। तो आपने जो है ये एग्रीमेंट आपको नेगोशिएट कर सकते हैं। सेकंड आपका है वेंडर लॉक इन। ये किसी आ सकता है कि ऐसा ना हो कि एग्रीमेंट में लिखा हो कि आप 2 साल से पहले हमें छोड़कर नहीं जा सकते दूसरे क्लाउड के पास। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्रीमेंट में ध्यान से जो है पड़ी रही हैं। उसके बाद तीसरा है जो आपका चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मतलब है कि आप की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो आज इस तरीके से या आपने उनमें हार्डवेयर लगाया हुआ है, और जो क्लाउड में है, क्लाउड में अगर एप्लीकेशन अलग तरीके से चलती है तो आपने कंपैटिबिलिटी देखनी है कि क्या मेरे सभी जो एप्लीकेशन हैं क्या वो डायरेक्ट वहाँ पे चल जाएंगी, या मुझे इसमें जो है चेंजेस करने पड़ेंगे वहाँ पे चलाने के लिए। तो वो आपको देखना ही पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। कंप्लायंस का मतलब ये कि कायदे जो है कानून क्या हैं, कब क्लाउड वेंडर कैसा तो नहीं कि कुछ वो हिडन चार्जेस जो हैं चीज़ें वहाँ जो है कुछ नहीं होनी चाहिए या रखे हुए हैं, ऐसा कुछ होनी नहीं चाहिए एक्चुअली।
तो ये सिक्योरिटी है जो आप किस तरीके का सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जनरली क्लाउड बस्ट करने के बाद यही सारी इशूज़ हैं जो आते हैं चोरी से, जो है रिलेट वंडर लॉक इन से रिलेट सर्विस लेवल एग्रीमेंट से रिलेट हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिस्कस कर लेनी चाहिए और करनी होती है। तो उनसे जो है पहले ही ये, बिकॉज फ्यूचर में इशू जो आते हैं वो इन्हीं सब जगह से आते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और इनकेस अगर कुछ इशू रहा होगा तो एक बार लेक्चर्स को रिपीट करके आप देख ले सकते हैं, ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप एक और कोशिश कर सकते हैं चीज़ों के, जो व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, ताकि अदर स्टूडेंट जो भी कर सकें चीज़ों को। तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज़रूर शेयर करें, जिससे कि ये एजुकेशन जो कि यूट्यूब पे मैं अभी ऑब्वियसली अभी धीरे धीरे कर ही रहा हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर भी करें, ताकि ये पहुँचे और जो भी स्टूडेंट हो पढ़ सकें। आई होप कि ये आप ज़रूर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।